नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने शब्द लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं, बिल्कुल एक ऑनलाइन क्लास की तरह, और हमारा मकसद है लोकतंत्र की परिभाषा और उसकी विशेषताओं को बहुत ही सरल भाषा में समझना। बिल्कुल। और हम सिर्फ किताबी परिभाषाओं पर ही नहीं रुकेंगे। हाँ, हम असली दुनिया के उदाहरणों से देखेंगे कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है और ये जरूरी क्यों है। तो चलिए पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। स्लाइड का शीर्षक है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। जी, ये राजनीति विज्ञान का मतलब एक बुनियादी अध्याय है। तो यहाँ हमारा ध्यान परिभाषाओं और विशेषताओं पर रहेगा। हाँ, एक तरह से परीक्षा की तैयारी जैसा। चलिए दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही सरल परिभाषा दी गई है। शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। हाँ, यह एक अच्छी शुरुआत है ना? है तो, लेकिन ये परिभाषा पूरी नहीं है। स्लाइड में भी लिखा है कि ये अपर्याप्त है। क्यों? समस्या ये है कि कई तानाशाह भी तो दिखावटी चुनाव करवाते हैं। तो हमारा लक्ष्य असली और नकली लोकतंत्र के बीच, मतलब वो जो बारीक सा फर्क है, उसे समझना है। अच्छा, तो ये सिर्फ चुनाव कराने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इस बारे में है कि चुनाव होते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए पहली विशेषता पर आते हैं। हमारी तीसरी स्लाइड, असली शासक कौन? और यहाँ पाकिस्तान का उदाहरण है। हाँ, 1999 में जनरल मुशर्रफ का सैन्य तख्ता पलट। वहां चुनाव तो हुए, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों के पास अंतिम शक्ति नहीं थी। और यही मुख्य बात है, कार्टून में भी यही दिखाया गया है। हाँ, एक सैन्य अधिकारी एक चुने हुए प्रतिनिधि पर हावी है। तो नियम ये बनता है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है। अगर ऐसा नहीं है तो उसे आप सही मायने में लोकतंत्र नहीं कह सकते, वो बस एक दिखावा है। समझ गई। अब हमारी चौथी स्लाइड है दूसरी विशेषता पर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। हाँ, पेच ये है कि उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी चाहिए। मतलब मतदाताओं के पास कोई असली विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल, उन्हें सत्ताधारी पार्टी और उसके द्वारा जो स्वीकृत उम्मीदवार हैं उन्हीं में से चुनना होता है। कार्टून में भी एक व्यक्ति उलझन में है क्योंकि बैलेट पेपर पर सारे विकल्प एक जैसे ही हैं। सही। अब इसी विशेषता का दूसरा पहलू देखते हैं हमारी अगली स्लाइड में, हारने का एक उचित मौका। और यहाँ मेक्सिको का उदाहरण है, जहां पीआरआई पार्टी साल 2000 तक मतलब हर चुनाव जीतती रही। हाँ, और वे जीतने के लिए कई, जिसे कहते हैं डर्टी ट्रिक्स या गलत तरीकों का इस्तेमाल करते थे। जैसे सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाना, मीडिया को नियंत्रित करना। कार्टून में तो दिखाया है कि कैसे एक उम्मीदवार मतलब पीआरआई पैसे और सत्ता के दम पे रॉकेट की तरह आगे है और बाकी उम्मीदवार जंजीरों में बंधे हैं। तो नियम यह है कि लोकतंत्र में जो सत्ता में पार्टी है, उसके लिए हारने की भी एक उचित संभावना होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। अब आते हैं तीसरी विशेषता पर, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। 1 person 1 vote 1 value। सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर यह हमेशा लागू नहीं होता। जैसे सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। स्लाइड में 2 और बहुत दिलचस्प उदाहरण हैं। हाँ, एस्टोनिया और फिजी। एस्टोनिया में जो रूसी अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए वोट का अधिकार पाना बहुत मुश्किल है। और फिजी में तो एक स्वदेशी फिजी के वोट का मूल्य एक भारतीय फिजी के वोट से ज्यादा है। मतलब तराजू का चित्र इसी असमानता को दिखा रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र का आधार ही राजनीतिक समानता है। हर वयस्क नागरिक के वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब चौथी और आखिरी विशेषता, कानून का शासन। और यहाँ जिम्बाब्वे का उदाहरण है, रॉबर्ट मुगाबे। वे लोकप्रिय थे, लेकिन उन्होंने अनुचित तरीकों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने संविधान को बार बार बदलकर अपनी शक्तियां बढ़ाईं, आलोचकों को परेशान किया और यहाँ तक कि अदालतों के फैसलों को भी नजरअंदाज कर दिया। कार्टून में दिखाया है कि कैसे एक नेता संविधान को अपनी मर्जी से मेरे नियम या माय रूल्स में बदल रहा है। सही। तो लोकतंत्र में सरकार भी संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों की सीमा में रहकर ही काम कर सकती है, वो कानून से ऊपर नहीं है। तो अब अगर हम इन चारों को एक साथ रखें तो हमारी 8वीं स्लाइड जो एक सारांश है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ। पहला, अंतिम निर्णय चुने हुए शासकों द्वारा। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी विकल्प। तीसरा, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। और चौथा, कानून का शासन।
और स्लाइड में साफ लिखा है कि एक सच्चे लोकतंत्र को इन सभी शर्तों को एक साथ पूरा करना होगा। हाँ, किसी एक के भी ना होने पर वो व्यवस्था पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं रह जाती। लेकिन क्या लोकतंत्र एकदम सही है? हमारी अगली स्लाइड इसी पर सवाल उठाती है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क? हाँ, जैसे नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता आती है, और बहुत ज्यादा सलाह मशवरे के कारण फैसलों में देरी होती है, ये भी एक बड़ी आलोचना है। और चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार और गलत तरीकों को भी बढ़ावा मिल सकता है। बिल्कुल। और एक और बात, कभी-कभी नेता ये नहीं जानते कि लोगों के लिए वास्तव में क्या अच्छा है, इससे गलत फैसले हो सकते हैं। तो फिर लोकतंत्र बेहतर क्यों है, इतनी कमियों के बाद भी? इसका जवाब अगली स्लाइड्स में है। पहला गुण, एक जवाबदेह सरकार। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1958 से 61 का अकाल। चीन में करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन भारत, जिसकी आर्थिक स्थिति वैसी ही थी, इस तरह के बड़े अकाल से बच गया। ऐसा क्यों हुआ? वजह थी भारत में स्वतंत्र प्रेस और विपक्ष का होना। सरकार पर लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह होने का दबाव था। मतलब सरकार को डर था कि अगर कुछ गलत हुआ तो अगले चुनाव में जनता जवाब देगी। बिल्कुल, चीन की सरकार पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। अच्छा, अब दूसरा गुण, निर्णय लेने की गुणवत्ता। हाँ, हमने अभी कहा था कि इसमें देरी होती है, पर स्लाइड कहती है कि यह एक फायदा है। फायदा ये है कि जब व्यापक चर्चा होती है तो गलतियों को जल्दी पकड़ा जा सकता है। मतलब गैर जिम्मेदाराना फैसलों की संभावना कम हो जाती है। सही। अब तीसरा गुण, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है, मतभेदों से निपटना। हमारे यहाँ इतनी सामाजिक विविधता है, धर्म, भाषा, जाति, मतभेद होना तो स्वाभाविक है। लोकतंत्र इन मतभेदों से निपटने का एक शांतिपूर्ण तरीका देता है। हाँ, क्योंकि लोकतंत्र में कोई स्थायी विजेता या स्थायी हारने वाला नहीं होता। अच्छा, अलग अलग समूह एक साथ रह सकते हैं क्योंकि सबको अपनी बात कहने और बारी बारी से सत्ता में आने का मौका मिलता है। ये टकराव को हिंसा में बदलने से रोकता है। ये बहुत गहरी बात है। और अब चौथा गुण, जो नागरिकों की गरिमा से जुड़ा है। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। नागरिक सिर्फ प्रजा नहीं, बल्कि खुद शासक होते हैं, क्योंकि उनके वोट से सरकार बनती और गिरती है। बिल्कुल। गरीब और अमीर का दर्जा बराबर होता है, कम से कम राजनीतिक रूप से। और सबसे जरूरी बात, इसमें गलतियों को सुधारा जा सकता है। हाँ, लोकतंत्र में गलतियों को छिपाया नहीं जाता, उन पर सार्वजनिक बहस होती है। और अगर सरकार गलत फैसले लेती है तो जनता के पास उस सरकार को ही बदलने का अधिकार होता है। बिल्कुल, ये एक सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है। अब हम अपनी 14वीं स्लाइड पर आते हैं, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ। यहाँ ये बात कही गई है कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। ये जीवन का एक सिद्धांत है। हाँ, इसका मूल विचार है परामर्श और समान भागीदारी से निर्णय लेना। और ये विचार हमारे परिवारों, हमारी कक्षाओं, हमारे दफ्तरों, हर जगह लागू हो सकता है। चित्र में भी यही दिखाया गया है। एक लोकतांत्रिक परिवार है जहां सब मिलकर तय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक तानाशाही वाला माहौल है, जहां एक व्यक्ति का हुक्म चलता है। तो लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक आदर्श है जिसे हम पाने का प्रयास करते रहते हैं। और अब अंत में एक त्वरित पुनरीक्षण चेकलिस्ट। क्विक रिवीजन। शासक चुने हुए हों, चुनाव निष्पक्ष हो, हर वोट का समान मूल्य हो, और सरकार संवैधानिक सीमाओं में काम करे। और लोकतंत्र क्यों? क्योंकि ये जवाबदेह है, नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है और इसमें गलतियों को सुधारा जा सकता है। जैसा कि स्लाइड के नीचे लिखा है, लोकतंत्र शायद एकदम सही नहीं है, लेकिन ये उपलब्ध विकल्पों में सबसे अच्छा है। आज हमने लोकतंत्र की परतों को एक-एक करके खोला। ये सिर्फ वोट देने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये समानता, गरिमा और जवाबदेही के बारे में है। तो आज की चर्चा ने ये बात बहुत साफ कर दिया है। हाँ, और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर लोकतंत्र का मूल सिद्धांत परामर्श और समान भागीदारी है, तो हम इस सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में, अपने काम की जगह पर, अपने दोस्तों के समूह में या अपने परिवार में और बेहतर तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।